हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों 12th क्लास के कितने चैप्टर हो चुके हैं आपके? मेरा अनुमान है कि बहुत सारे हो चुके हैं। तो आपने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर ही दिया होगा क्योंकि एग्जाम सर पे है। तो बच्चों एक छोटी सी विनती है आपसे कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। यदि आप स्ट्रेस ले ही रहे हो तो पॉजिटिव स्ट्रेस लो। एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस, जिसमें हमें क्या होता है कि जो चीज़ हमने पढ़ी है वो भी हमें समझ में नहीं आती है, और एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, यानी कि पढ़ाई करना अब ज़रूरी हो गया है, इसके लिए हमें समय निकालना ही पड़ेगा और जो चीज़ें हैं, बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनको साइड में रखना पड़ेगा। ये होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। तो बच्चों थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेस लें। सेकेंड थिंग, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा है कि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। थर्ड थिंग ये है कि जो चीज़ें आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप पहले उस पर फोकस कीजिए कि भैया मेरे को ये चैप्टर आता है, ये मैंने कर लिया, क्वेश्चन आंसर देख लिए, इसके 5 साल के पेपर उठा लिए, वो भी मैंने देख लिए। समझ रहे हो? क्योंकि इतने सारे जो हमारे चैप्टर हैं वो डिडक्ट हुए हैं, यानी कि कम हुए हैं, तो अपन को एक फ़ायदा मिला है, हमें फ़ायदा मिला है कि हमें क्या करना है कि जितने चैप्टर बचे हैं अपने पास और जितना कंटेंट बचा है, मैं ये कह सकती हूँ, उसमें से आपने क्या करना है, जो जो क्वेश्चंस आपके 5 ईयर के पेपर में आ रहा है उस पे अभी स्टडी, मतलब चैप्टर यदि आप पढ़ रहे हो तो उस क्वेश्चन पे भी मार्क करते जाओ जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। इससे क्या होगा, आपका स्मार्ट वर्क होगा, है ना। देखो कुछ लोग पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो उनको यही नहीं पता होता है कि किसका आंसर कैसे लिखना है। कुछ लोग होते हैं कि वो सिर्फ लिमिटेड स्टडी करते हैं और उसका लिमिटेड क्वेश्चन करते हैं। कुछ लोग होते हैं स्टडी भी अच्छी करते हैं और क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ निकालते हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, कम समय में अच्छा कार्य करना। तो आपने भी यही करना है कि जो जो हमारा हो चुका है, जो जो क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, जो जो चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, हम उन्हें फटाफट से कंप्लीट कर लें, जो हमें अच्छे से समझ में भी आ रहे हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। और फिर बाकी जो चीज़ें हमें नहीं आ रही उसको धीरे धीरे लास्ट में देख लेना। लेकिन जो चैप्टर के उसका रिविज़न मत छोड़ना बच्चों, ठीक है। साथ के साथ रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। तो आज अपन 12th क्लास के 13th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। जो पादपों में वृद्धि होती है, तो किस किस हार्मोन की वजह से जो वृद्धि है वो कैसी होती है, वो आज हम देखेंगे। तो पार्ट 1 में देखेंगे हम पादप वृद्धि यानी कि प्लांट ग्रोथ। स्टार्ट करें। वृद्धि सभी सजीवों का लाक्षणिक गुण है ना। जैसा कि मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया है और 12th क्लास के इनिशियल में भी हमने बात करी है कि जो वृद्धि होती है वो सजीवों का अभिलाक्षिक गुण है, हाँ है ना। वृद्धि जब होती है तो हम मतलब हो रहा है कि हमारा इंटरनली क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। तो वृद्धि सभी सजीवों का लाक्षणिक गुण है। फाइन। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत जारी रहती है। पादपों में जो वृद्धि होती है वो होल लाइफ तक होती है, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता, जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। इसका क्या रीज़न है, मैंने आपको बताया है। इसका रीज़न है, देखो जो बच्चों प्लांट्स होते हैं, आप देखोगे प्लांट्स कुछ वर्षों बाद बड़ा होता जाता है ना, बड़ा होता जाता है। लेकिन क्या होता है, जब ये लंबाई की तरफ वृद्धि करता है, जब पादप लंबाई की ओर वृद्धि करे तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि, ओके। जब पौधा या प्लांट जो है वो मोटाई में, है ना, जो मोटाई में वृद्धि करे वो होता है हमारा द्वितीयक वृद्धि। कौन सी वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि या फिर सेकेंडरी ग्रोथ। आपको अंतर पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि ये फलाना प्लांट है, इसमें हमने कोई एंजाइम दिया है या हमने कोई हार्मोन दिया है और ये लंबाई की तरफ वृद्धि कर रहा है, तो ये किस तरह की वृद्धि मानी जाती है, तो हम बोलेंगे वो प्राथमिक वृद्धि मानी जाएगी। आपको कहा जा रहा है कि नहीं, कोई पौधा है या प्लांट है वो चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है, उसकी मोटाई बढ़ती जा रही है, तो वो होती है द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि जो होती है बच्चों वो मोस्टली होती है कार्क कैम्बियम से, ठीक है। कार्क कैम्बियम की वजह से ये वृद्धि होती है। गेट इट? यहाँ तक क्लियर। अब क्या होगा
कि हम बोल रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो होल लाइफ तक चलती है, जब तक वो जीवित रहता है। हम में ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखो, हमारी बॉडी में भी कुछ सेल्स हैं जो डेवलप होती रहती है, लेकिन यदि ये रेगुलर डेवलप करेगी तो आपको पता है कैंसर हो जाएगा। भाई कैंसर हो जाएगा ना, कर्क रोग हो जाएगा, सॉरी, है ना, कर्क रोग हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, यदि सेल्स अनेक बार डिवाइड करेगी। तो हमारी वृद्धि सीमित भी होती है, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है, यहाँ पे एक होती है मेरिस्टेम, है ना, मेरिस्टेम टिश्यू, इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम ऊतक, मेरिस्टेम ऊतक, ठीक है। जो मेरिस्टेम ऊतक होता है बच्चों, इसी की वजह से ये कहाँ पाया जाता है, ये रूट में भी पाया जाता है, यानी कि जड़ या फिर मूल, और ये स्टेम में भी पाया जाता है, यानी कि तने में, ठीक है। तो मेरिस्टेम जो होता है ये एक ऐसा टिश्यू है जो लगातार वृद्धि करने में पादपों को मदद करता है। इसी कारण जो पादप हैं वो जीवन पर्यंत तक वृद्धि करते हैं। क्लियर बात। आपसे पूछा जा सकता है क्या रीजन है कि मानव या फिर जंतु में वृद्धि एक सीमित समय तक होती है लेकिन पादपों में जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। इसका आंसर है कि इसमें मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए जाते हैं जो कि रूट में यानी कि जड़ में भी पाए जाते हैं और तने में भी पाए जाते हैं, जो उनको वृद्धि करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यदि मोटाई बढ़ रही है तो लेटरल, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल जो साइड में होता है, इस तरह से ना, लेटरल का मतलब होता है जो साइड में, तो लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, उसकी मोटाई में वृद्धि करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम किताबी ज्ञान देखेंगे, हम कुछ ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नीट के क्वेश्चन भी लेकर आती है और जो आपकी जो है आपका एक कहते हैं ना IQ लेवल इंक्रीज करती है कि आप में सोचने और समझने की जो बुद्धि आए। भाई आंसर देख करके सिर्फ हमें रटना नहीं होता, उसके मतलब जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से आंसर कैसे कर सकते हैं वो चीज़ भी हम आपकी बढ़ाएंगे। ओके, तो यह एक जटिल कार्य की प्रक्रिया है। ग्रोथ क्या है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ही तो है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, जटिल क्यों है, क्योंकि ग्रोथ क्या हैवी हो जाती है, कुछ ना कुछ अंदर मैकेनिज्म चलता है, कुछ ना कुछ कार्य की चलती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग में हो या फिर वो एनिमल किंगडम में हो या फिर वो पादप में हो, ठीक है। तो जो वृद्धि होना प्लांट्स में एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, एक जटिल कार्य की प्रक्रिया है जो दूसरी अनेक कार्य की प्रक्रियाओं पर भी निर्भर रहती है। सिंपल थ्योरी है, यदि प्लांट भोजन ना बनाए तो क्या वो वृद्धि कर पाएगा, या फिर जो वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन है वो हम कम कर दें या अधिक कर दें तो उनकी वृद्धि क्या होएगी, कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। या फिर प्रॉपर ग्रीन प्लांट को तापमान ना मिले या फिर सूर्य का प्रकाश नहीं मिले, है ना, या फिर उसको प्रॉपर एरिएशन होता है, उसमें रेस्पिरेशन होता है, श्वसन क्रिया जो होती है वो ना मिले, तो कहीं ना कहीं हर्डल्स आएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, हाँ या ना। तो इसी चीज पे क्या होगा कि जो ग्रोथ है वो दूसरी प्रक्रियाओं पे भी डिपेंडेंट है, यानी कि वो निर्भर है उन पे। क्लियर बात। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सजीवों के आकार एवं परिमाप में स्थायी परिवर्तन परिलक्षित हो जाते हैं। तो यही रीजन है कि सजीवों के आकार में, है ना, उनका जो स्ट्रक्चर है और परिमाप में, साइज एंड शेप, ठीक है, दोनों में क्या आएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। भाई एक स्टेबल फेज में आ जाएंगे, वहां पर ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और हमें पता लगता है कि जैसे कि अब जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट यानी कि जो टीनेजर के बाद, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, किशोरावस्था के बाद जो अवस्था आती है उसमें आप देखते हो कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। हाँ, मोटा पतला होना एक अलग बात है, बाकी ये तो है नहीं कि आपके हाथ लंबे हो रहे हैं या आपका सर लंबा हो रहा है ना, या आपकी गर्दन लंबी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ग्रोथ क्या होती है, अवरुद्ध हो जाती है एक समय के बाद इंसानों में, ठीक है। वृद्धि अनेक उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है। नेचुरल सी बात है कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं, है ना, अपचय और
उपचयी जो क्रियाएं होती है, जिसको हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं, उनके फलस्वरूप ही वृद्धि होती है। जिससे विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का, भाई जो भी ये रिएक्शंस होंगी, जो भी परिपथ चलेगा, उसमें क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों का संशोधन होगा, जीव द्रव्य का निर्माण होगा, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त वृद्धि के लिए कुछ दूसरे कारक भी, जैसे हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्या? हार्मोन्स, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स। नेक्स्ट, परिभाषा, सजीवों के आकार अथवा आयतन में, है ना, उनके आकार या फिर उनके आयतन में, है ना, उनके आकार या फिर उनके आयतन में स्थायी या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, है ना, अनुत्क्रमणीय एवं स्थायी परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप उनके शुष्क भार, है ना, शुष्क भार में बढ़ोतरी होती है। अब शुष्क भार यानी कि जिसमें पानी ना हो, ड्राई वेट, ठीक है, शुष्क भार का मतलब होता है ड्राई वेट, जिसमें से पानी निचोड़ लिया जाता है। फिर जो भार बचेगा वो किसी भी उत्तक का ड्राई वेट होता है, ठीक है। किसी भी कोशिका का ड्राई वेट कब होगा? जब उस कोशिका से सारा जल जो है वो निकाल लिया जाए और उसके बाद में उसको वे किया जाए, यानी कि उसको मापा जाए, तो वो जो भार होगा उसको हम शुष्क भार कहेंगे। यदि शुष्क भार में बढ़ोतरी हो रही है, मान लीजिए पहले 5 ग्राम था और बाद में 10 ग्राम हुआ उसके शुष्क भार में, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुई? बढ़ोतरी हुई, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? वृद्धि कह रहे हैं। गेट इट? वृद्धि के दौरान आयतन व शुष्क भार दोनों में बढ़ोतरी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वृद्धि है वो आयतन में भी बढ़ोतरी करती है और उसके साथ साथ शुष्क भार में भी वृद्धि करती है। आपसे पूछा जा सकता है वृद्धि के मापक बताइए, है ना, तो आयतन एवं शुष्क भार दोनों, नॉट ओनली वन या नॉट ओनली सिंगल पैरामीटर, दोनों पैरामीटर होंगे, आयतन भी होगा उसका और उसका शुष्क भार भी उसकी वृद्धि को इंगित करेगा, है ना। यह आवश्यक नहीं है कि आकार में बढ़ोतरी हमेशा वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही हो। यानी कि यदि कोई बच्चा बोले कि हाँ मैम आकार में वृद्धि होती जा रही है, तो जरूरी नहीं है कि उसका आकार कैसे बढ़ रहा है, वृद्धि का ही हो। क्यों? क्योंकि शुष्क बीज में भी यदि कोई सूखा, जैसे आप किशमिश ले लो, आप जो गलत लिख दिया, है ना, किशमिश, जो किशमिश होती है ये यदि आप वाटर में डाल दो तो ये थोड़ी देर बाद में फूल जाएगी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इसने वृद्धि कर ली। यदि आप इसका वाटर रिलीज कर दो तो इसका वापस से ये इतने वेट में आ जाएगी। भाई वापस से उसको प्रेस कर दो और पानी निकाल दो तो वापस से, तो इस तरह का जो आकार में परिवर्तन हुआ है ये वृद्धि नहीं है बच्चों, ये वृद्धि को इंगित नहीं कर रही है ना। तो शुष्क बीज में जल अवशोषित कर फूल जाना ये वृद्धि नहीं है, परंतु सूखने पर पुनः उसका आकार कम हो जाता है और उसके शुष्क भार में परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये मान लीजिए पहले 2 ग्राम थी, है ना, और ये यहाँ पर 5 ग्राम हो गए और फिर वापस से आपने इसको सुखाया तो ये वापस से 2 ग्राम हो गए, तो इसको हम वृद्धि नहीं कहेंगे ना, इसको हम वृद्धि नहीं कहेंगे। क्लियर बात? आगे बढ़े। वृद्धि नियामक पदार्थ, अब हम ऐसे सबस्टेंसेस की बात करेंगे जो ग्रोथ को रेगुलेशन में लाएंगे या ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे। तो ग्रोथ रेगुलेटरी सबस्टेंसेस, दैट मीन्स वृद्धि नियामक पदार्थ। तो कुछ रासायनिक पदार्थ जिनका पौधों में अल्प मात्रा में संश्लेषण होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में उनका सिंथेसिस होता है, वृद्धि को अत्यंत प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। वृद्धि नियंत्रक या फिर वृद्धि नियामक पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे कुछ केमिकल्स जो बहुत ही
लो क्वांटिटी में सिंथेसिस होते हैं, ठीक है, क्वांटिटी में सिंथेसिस होते हैं, लेकिन वो फिर भी उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। अब हिंदी में सुनो, ऐसे रसायन पदार्थ जो कि अल्प मात्रा में बनते हैं किंतु वह क्या करते हैं, जो पौधे की वृद्धि है उसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और ऐसे ही पदार्थ क्या कहलाते हैं, ग्रोथ या वृद्धि नियामक पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर? पादपों में सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस पे बहुत ज्यादा, ठीक है। पादपों में सर्वप्रथम वृद्धि हार्मोन का सुझाव किसने दिया, तो जूलियस वॉन सैक ने दिया। किसने दिया? जूलियस वॉन सैक ने दिया 1882 में, ठीक है। जूलियस जो हमारा है जूलियस वॉन सैक, ठीक है, जूलियस वॉन सैक ने हार्मोन शब्द का हमें क्या दिया, एक सुझाव दिया, या हार्मोन का, हार्मोन शब्द किसने दिया, उन्होंने उसका सुझाव दिया था। देखो, पादपों में सर्वप्रथम वृद्धि हार्मोन का, सॉरी, है ना, जो वृद्धि को इंडिकेट करे या वृद्धि को कंट्रोल करे, ऐसे हार्मोन का सुझाव किसने दिया, हमारे जे सैक ने, ठीक है। लेकिन हार्मोन नाम किसने दिया, जो शब्द है, हार्मोन शब्द है, वो किसने दिया, स्टर्लिंग ने दिया 1902 में। किसने दिया? स्टर्लिंग ने दिया, ठीक है। अब थाइमान, इस पे बहुत पूछा जाता है, थाइमीन पे, थाइमीन वो आ गया, थाइमान पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टर्म है फाइटो हार्मोन, ये किसने दिया, तो थाइमान ने ये नाम दिया है, क्या, फाइटो हार्मोन। गेट इट? उनके अनुसार पादप हार्मोन वह जटिल कार्बनिक पदार्थ है, क्या है कि पादप हार्मोन वह जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों में प्राकृतिक रूप से, जो पौधों में प्राकृतिक रूप से एक भाग में निर्मित होकर के, मतलब नेचुरली वो क्या करेंगे, किसी भी प्लांट के पार्ट में क्या हो जाएंगे, सिंथेसाइज हो जाएंगे, है ना, अपना स्वयं का निर्माण करेंगे और अन्य भागों में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी कि वो वृद्धि करेंगे, है ना, जहां इनकी अति सूक्ष्म मात्रा वृद्धि को प्रभावित करती है, यानी कि किसी एक पार्ट में ये जनरेट होंगे और दूसरे अन्य पार्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे एज अ ग्रोथ, मतलब वृद्धि में वो चेंज हो जाएंगे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। क्लियर बात? नेक्स्ट, सामान्यतः वे पदार्थ पादप की कार्य की गतिविधि यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को प्रभावित एवं नियंत्रित करती है ना। क्या हुआ, हमने बोला, देखो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कैसी है, जीवन पर्यंत होती है, क्यों, मैरिस्मेटिक उत्तक के कारण, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ ऐसे रसायन होते हैं या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना। फिर हमने बोला कि इनको किसी ने बोला हार्मोन, है ना, तो वृद्धि हार्मोन का सुझाव किसने दिया, जे सैक ने दिया। फिर हमने बोला हार्मोन शब्द किसने दिया, स्टार्लिंग ने दिया। फिर हमने बोला ताइमान ने क्या दिया, ताइमान ने इस हार्मोन को फाइटो हार्मोन बोला, उन्होंने फाइटो हार्मोन को बोला और बताया कि ये हार्मोन क्या होते हैं, पादप के कुछ भाग में बनते हैं और अन्य भाग में रूपांतरित हो जाते हैं, जो कि वृद्धि में सहायता करते हैं। बात क्लियर, समझ में आ गया कि हमारे हार्मोन क्या है और पादप वृद्धि क्या है। क्लियर बात। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक कि नोट्स बना लेने हैं। धन्यवाद।